नमस्कार, मैं अरुण सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल IDK कोचिंग कैंपस में स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्विज है ना, हिस्ट्री में जो कुछ पढ़ाया गया था उसका क्विज सेशन हमने स्टार्ट किया है। कुछ सवाल आपको वहां पे कराए गए थे। उसके पहले हम आपको पढ़ा रहे थे भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो वाणिज्यीकरण हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग भारतीय जब ब्रिटिशों का शासन था तो उस समय जो भारतीय कृषि थी उसकी राजस्व जो व्यवस्था थी, जो राजस्व प्रणाली थी वो कैसी थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसी को। तो ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो 3 प्रकार की थी। पहली अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महलवाड़ी। तो जिसमें जो सबसे पहला आपका था अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया था। तो आइए एक बार उसको फिर से जो है थोड़ा सा दोहरा लिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए। देखिए हालांकि ये सब अगर देखेंगे तो काफ़ी डीपली काफ़ी विस्तृत तरीके से दिया गया, लेकिन उसको पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। हमको मतलब पढ़ना उतना है, कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है और कॉन्सेप्ट समझ करके जो है हमको ये जानना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और उनको हमको तैयार कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल अगर अस्थायी बंदोबस्त से आपका आएगा कि अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी इसको लेकर कौन के आया था, तो ये कॉर्नवालिस लेकर के आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 1793 ईस्वी में। ठीक है, ये जो व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी वो बंगाल में लागू की गई थी। बंगाल के साथ साथ बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में और उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था लागू थी। उस समय ये जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी जो ये पूरे ब्रिटिश भारत का, क्योंकि उस समय तो जो भारत था वो स्वतंत्र तो था नहीं, अंग्रेजों के अधीन था, तो इसलिए ब्रिटिश भारत कहा जाता है। तो ब्रिटिश भारत का कुल एरिया का 90% कितना 19% एरिया पर जो है क्षेत्र पर अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने परसेंट भूभाग पर, तो 19%। तीसरा पॉइंट समझिएगा यहाँ पर कि जो भूमि का स्वामी, इसमें जो समस्या ये आई कि अगर मान लीजिए राजस्व की वसूली की जाए तो किस प्रकार से की जाए, किसको जिम्मेदारी दी जाए। तो इसमें क्या हुआ कि जो भूमि का स्वामी है और राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी वो जमींदार को सौंपी गई। कहने का मतलब है कि जमींदार को ही भूमि का स्वामी माना गया और यही राजस्व की वसूली करता था, किससे, किसानों से। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो रेट था वो फिक्स था, यानी लगान की जो दर थी वो निश्चित थी और जो लगान लिया जाता था वो निश्चित समय पर लिया जाता था। यहाँ पर एक व्यवस्था, एक प्रणाली थी सूर्यास्त प्रणाली। सूर्यास्त का सिद्धांत क्या था थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्यास्त का मतलब ये होता था कि मान लीजिए अगर आज की डेट में या कल की डेट में आपको लगान देना है, तो अगर सूर्यास्त के पहले पहले आपने लगान नहीं दिया है, लगान नहीं जमा किया गया है, तो उसके बाद क्या होगा कि जमींदार के द्वारा आपकी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा या उसको जो है उस पर अधिकार कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बदले में राजस्व की वसूली या भरपाई की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल पूछता भी है कि अस्थायी बंदोबस्त में जो भूमि होती थी, भूमि का स्वामी कौन होता था, तो जमींदार होता था। भूमि का स्वामी भी जमींदार होता था और राजस्व देने की जो जिम्मेदारी होती थी वो भी जमींदार के पास होती थी। इसलिए देखेंगे जमींदार ने यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है किसानों का शोषण किया। ठीक है, यानी सब कुछ किस पर डिपेंड था, जमींदारों पर। आगे बात करते हैं, तो जो लगान वसूला जाता था इसका 1/10 अगर जमींदार लगान कब वसूलेंगे, जब उनको बदले में कुछ प्रलोभन दिया जाएगा, कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा। कोई आदमी आपके लिए काम कब क्यों करेगा, जब उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो जमींदार जब लगान वसूलता था किसानों से, तो बदले में जितना भी लगान वसूलता था उसका 1/10 हिस्सा जमींदार लेता था, जबकि 10/11 हिस्सा ब्रिटिश कंपनी को देता था, कंपनी में जमा करता था। ठीक है, इसके बाद यह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी। अब हम बात करते हैं रैयतवाड़ी की। देखिए ये जो रैयतवाड़ी आपका है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, रैयत धन वाड़ी। रैयत का जो मतलब होता है ये होता है कृषक से, कृषक यानी किसान से, और वाड़ी का मतलब होता है बंदोबस्त। बंदोबस्त बोले तो एक प्रकार से प्रबंधन या व्यवस्था। तो कृषकों की जो व्यवस्था थी वही रैयतवाड़ी आपका नाम पड़ा इसका। तो जब ये असफल हो गई तो इसके बाद रैयतवाड़ी योजना आती है। रैयतवाड़ी जो योजना लाई गई थी ये टॉमस मुनरो के द्वारा, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड।
दक्षिण भारत में टॉमस मुनरो के द्वारा, उत्तरी भारत में कैप्टन रीड के द्वारा इसको लाया गया था। कब लाया गया था? 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। सबसे पहले इसको जो लागू किया गया था, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये तमिलनाडु का एक जिला है वारामहल, मद्रास के अंतर्गत आता था ये। तो सबसे पहले जो व्यवस्था लागू की गई थी वो वारामहल में लागू की गई थी, मद्रास के अंतर्गत, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद फिर बम्बई में, फिर असम में इस व्यवस्था को लागू किया गया। ये जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, ये टोटल जो ब्रिटिश भारत का एरिया था उसके कितने परसेंट भाग पर? 51% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू की, सबसे ज्यादा आप देखेंगे। उसके बाद फिर इसमें जो भूमि का स्वामी होता था वो किसान, क्योंकि कृषकों की व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, तो इसमें जो भूमि का स्वामी होता था और राजस्व देने की जो जिम्मेदारी होती थी, ये दोनों किसकी होती थी? किसान की होती थी। यहां पर कौन होता था? जमींदार होता था। कर की जो दर होती थी वो फिक्स था, 33% से लेकर के 55% तक, 33% से लेकर के 55% तक टैक्स लिया जाता था। इस प्रकार से आधा देख सकते हैं आप। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, राजस्व जो वसूला जाएगा, जो लगान की वसूली की जाएगी, वो निर्धारित नहीं थी। मतलब ये नहीं कहने का मतलब है कि राजस्व की जो वसूली होती थी वो भूमि के उपज पर निर्धारित नहीं थी। जैसे ऐसे समझिएगा, मान लीजिए 1 बीघा जमीन आपका है, तो 1 बीघा में अगर मान लीजिए 5 क्विंटल जो है गेहूं आपका उत्पादन हुआ, तो अब ये नहीं फिक्स था कि अगर 5 क्विंटल गेहूं होता है तो उसमें 1 क्विंटल या 2 क्विंटल या 3 क्विंटल जो है आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, बाकी आप अपने पास रखोगे। नहीं, लगान की जो दर थी वो भू क्षेत्र के ऊपर डिपेंड थी, कितना एरिया आपके पास में है उसी हिसाब से आपको लगान देना होता था। उत्पादन के ऊपर जो है उपज को जो है इसका आधार नहीं बनाया गया था। हालांकि ये इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण भी था कि राजस्व का जो निर्धारण किया गया था वो भू क्षेत्र पर किया गया था, ना कि उपज पर। तो ये तो थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये भी व्यवस्था जो है असफल हो जाती है। इसके बाद में जो अगली व्यवस्था लाई जाती है महलवाड़ी। महलवाड़ी भी आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना है, महल धन वाड़ी। महल का मतलब होता है गांव से, ये मारवाड़ी भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब होता है गांव या फिर कस्बा बोल सकते हैं, मोहल्ला बोल सकते हैं। वाड़ी का मतलब वही प्रबंधन है ना, व्यवस्था करना, बंदोबस्त। तो महलवाड़ी जो व्यवस्था लाई गई थी ये 1822 ईस्वी में लाई गई थी, होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन वर्ड के द्वारा। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि महलवाड़ी व्यवस्था कौन लेकर के आया था। तो होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन वर्ड कब लाया गया था? 1822 ईस्वी में, जब ये दोनों व्यवस्थाएं क्या हुई थी? असफल हो गई थी, विफल हो गई थी। ये सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में अब मध्य प्रांत में, फिर पंजाब में जो है इसको लागू किया गया। ये टोटल जो समस्त भूमि था ब्रिटिश एरिया का, उसके 30% एरिया पर, कितने भूभाग पर? 30% भूभाग पर जो है इसको लागू किया गया था। इसमें जो भूमि का स्वामी होता था और राजस्व को जो जिम्मेदारी होती थी, ये दोनों गांव, यानी भूमि का जो स्वामी होता था वो गांव के लोग होते थे। कौन होता था? गांव के लोग होते थे। उसी गांव के लोगों के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता था, जिसको मुखिया कहा जाता है। क्या कहते थे? ग्राम प्रधान, मुखिया कहा जाता था। तो राजस्व देने की जो जिम्मेदारी होती थी मुखिया के ऊपर निर्भर होती थी। उसकी जिम्मेदारी कौन लेता था? मुखिया लेता था। ठीक है, तो ये गांव और कस्बों की जो है, कस्बे के जो लोग थे उनकी व्यवस्था थी, इसीलिए इसको महलवाड़ी कहा गया। इसमें जो टैक्स की जो दर थी वो सबसे ज्यादा थी, 60%। कितना परसेंट? 60% जो है इसमें टैक्स का रेट था। या इसमें जो राजस्व की जो वसूली होती थी वो अनुमान पर होती थी। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भू क्षेत्र पर होता था, कितना जो है जमीन आपके पास में, उसी हिसाब से आपको टैक्स देना होता था, लगान देना होता था। यहाँ पर जो राजस्व आपसे वसूला जाता था वो अनुमान पर, कि इतने जमीन पर इतना % आपका जो है उत्पादन होगा तो आपसे इतना लगान लिया जाए। कहने का मतलब क्या था? अनुमान के दर पर था। तो ये 3 व्यवस्थाएं थी भू राजस्व व्यवस्था की। और डीपली हमको इसके बारे में विधोत नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने कोई मतलब है नहीं, क्वेश्चन बनेगा नहीं आपका वहाँ से। समझने के लिए इतना ही सफिशियंट है। तो अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इसकी स्थापना कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया 1793 में। इसको टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा 1820 में, और ये महलवाड़ी 1822 में। किसके द्वारा? होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन वर्ड के द्वारा। ये सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया इसको, बारामहल, मद्रास जो कि तमिलनाडु में है, और इसे उत्तर प्रदेश में। ये टोटल भारत का कितना % था? 19% एरिया पर था ये,
51% पे था और ये 30% पे था। यहाँ पर आप देखेंगे भूमि का स्वामी राजस्व की जिम्मेदारी जमींदार के पास होती थी, यहाँ पर किसान के पास में रैयतवाड़ी व्यवस्था में, और महलवाड़ी व्यवस्था में गांव या गांव के मुखिया के पास में होती थी। ठीक है, कर कराट यहाँ 33 से 55% पे था और यहाँ पे 60% पे था। अब हम जानते हैं कि इस व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट इसका पड़ा। प्रभाव की बात करते हैं तो देखेंगे सबसे पहले अर्थव्यवस्था का विघटन होने लगता है। अर्थव्यवस्था का क्या होता है, विघटन होता है। विघटन इस प्रकार से होता है, देखिए इसके पहले क्या था कि 1764 का जब युद्ध लड़ा गया बक्सर का, इस युद्ध के पहले जो ब्रिटिश होते थे यानी जो अंग्रेज थे, ये अगर भारत से इनको कोई सामान खरीदना होता था तो बदले में ये अपने यहाँ से सोना चांदी ये लेकर के आते थे, यहाँ पर देते थे और उसके बदले में यहाँ से वस्तु लेकर के जाते थे। लेकिन जब राजस्व व्यवस्था सब उनके हाथ में आ गई तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों का ही पैसा और भारतीयों का ही सामान, भारतीयों के पैसे से ही जो है यहाँ का सामान खरीदते थे और उसको अपने ये रूप में बेचते थे। कहने का मतलब क्या था कि जो पैसा था, इसी को हम पढ़ेंगे अभी आगे अच्छे तरीके से, धन निष्कासन या धन बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसको सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था, है ना। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा क्या हुआ, कृषकों की दरिद्रता। किसान क्या हुए, डे बाई डे प्रतिदिन उनकी जो है स्थिति दयनीय होती गई। ठीक है, गरीब होते गए वो। इसी समय देखेंगे 1866 1867 के आसपास जो है उड़ीसा में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, जिसको 19वीं शताब्दी का आपदा का महासागर भी कहा गया है। इसके बाद फिर कृषि का जो है वाणिज्यीकरण हो जाता है या यूं कहें व्यापारीकरण हो जाता है। जैसे अब अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया कि जो कपास एक प्रकार से जो वाणिज्यिक कॉमर्शियल जो फसलें थी, जो वाणिज्यिक फसलें थी, इनके उत्पादन पर एक प्रकार से जोर दिया, दबाव दिया भारतीय किसानों के ऊपर। उन्होंने कहा कपास, जूट, नील और कॉफी तथा चाय, इन सब की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया और कहा हम बदले में आपको ज़्यादा पैसा देंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब इसकी कपास, जूट, नील, कॉफी, चाय, इन सब पर जो है क्या कहते हैं ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा भारतीय, या फोकस किया गया भारतीय किसानों के द्वारा, या उनसे जबरन खेती कराना शुरू कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार जो खाद्यान्न थे, इनकी क्या हो गई, कमी हो गई। तो जाहिर सी बात है भूखमरी होगी कि नहीं होगी, सिंपल सी बात है भूखमरी होगी, अकाल पड़ेगा। तो ये इसके प्रभाव थे। ठीक है, अब आइए यहाँ से किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, है ना, हमारी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है या पूछा जा सकता है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि क्विज आपको कराया जा रहा है, जो भी चीज़ें पढ़ाया जाता है वहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी जो है कि इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया है कि यहाँ से किस प्रकार से सवाल बनता है। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, सूर्यास्त कानून भू राजस्व व्यवस्था से संबंध था। दूसरा, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को अपने क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली का 10/11 भाग रखना था। तीसरा है, ब्रिटिश भारत के 19% भाग में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। चौथा ऑप्शन है कि सभी कथन सही है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे। ठीक है, जिनको सही जवाब पता है जल्दी से जो है कमेंट सेशन में जाकर के इसका आंसर दें आप लोग। चलिए आइए उत्तर की बात करते हैं। तो आपको पढ़ाया गया अभी जस्ट कि सूर्यास्त कानून क्या था, कि मतलब अगर किसी को लगान देना है तो आज के दिन कोई डेट फिक्स है तो उस दिन सूर्य के अस्त होने के पहले पहले आपको लगान जमा कर देना अनिवार्य था। अगर आप जो है उसको जमा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो ज़मीन है उसकी नीलामी कर दी जाएगी, उसको जमींदार के द्वारा उस पर अधिकार कर लिया जाएगा। तो पहला आपका क्या था, सही है। दूसरा, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को अपने क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली का 10% भाग रखना था। तो इसमें क्या होगा, आपको पढ़ाया गया अभी जस्ट कि जमींदार जो वसूली करेगा वो कुल वसूली का 1/10
अपने पास रखेगा, जबकि जो 10/11 है ना, ये जो हिस्सा होगा ये किसको, कंपनी को। ठीक है, ये किसको देगा, कंपनी को देगा। ठीक, ये सॉरी 1/10 नहीं 1/11 होगा। तो यहां पे क्या होगा आपका, ये गलत जवाब होगा। तीसरा क्या था कि ब्रिटिश भारत के 19% भाग में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, लागू थी। तो ये आपका सही होगा। ठीक है, 19% भाग पर लागू था। सभी कथन सही है, तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा। सभी कथन सही नहीं। ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से ये बन सकता है। चलिए इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दिया है कि महलवाड़ी भू राजस्व पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि यह व्यवस्था मूलतः दक्षिण भारत में लागू की गई थी। दूसरा, इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण अस्थायी रूप से किया जाता था। तीसरा, इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व की राशि अधिकतम रूप में निर्धारित की गई थी। चौथा है, इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण प्रत्येक कृषक के व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर किया जाता था। तो क्वेश्चन दिया गया, ये इसका 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए आपको जो है 10 सेकंड दिया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए आंसर की बात कर लेते हैं। तो यह व्यवस्था मूलतः दक्षिण भारत में लागू की गई थी। ये जवाब आपका कथन क्या है, गलत है। ये दक्षिण भारत में नहीं, पूरे भारत में जो है लागू की गई थी व्यवस्था। दूसरा है, इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण अस्थायी रूप से, तो इसमें फिक्स ही नहीं था, अस्थायी रूप से नहीं होता था। तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है, इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व की राशि अधिकतम रूप में, मैक्सिमम, आप देखेंगे कर की जो रेट थी वो 60% थी। तो ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चौथा है, इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण प्रत्येक कृषक, तो ये आपका गलत होगा। इसका नाम ही है महलवाड़ी। महलवाड़ी, महल का मतलब आपको बताया गया जी क्या होता है, गांव। गांव या फिर हम कस्बा बोल दें या फिर मोहल्ला कह दिया जाए, तो कहने का मतलब है ये सामूहिक होता था, न कि प्रत्येक कृषक के ऊपर निर्भर होता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है जो शुरू होता है हमारा वित्तीय पूंजीवाद। हम लोग भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें 3 आपको बताया गया था। ठीक है, तो जिसमें तीसरा आपका कौन सा है, वित्तीय पूंजीवाद। 1860 1860 से लेकर के आज़ादी तक, 1947 तक। चलिए इसके बारे में बात कर लिया जाए। तो वित्तीय जो पूंजीवाद था, इसमें क्या देखेंगे कि जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने क्या किया, भारत में पूंजी निवेश करना शुरू कर दिया था। पूंजी जो इन्होंने निवेश किया था वो 2 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किया था। पहला जो था, अगर हम पूंजी निवेश की बात करें तो इन्होंने जो पूंजी निवेश किया था वो 2 फील्ड में सबसे ज़्यादा किया था। ठीक है, वो फील्ड कौन कौन से थे। पहला तो था सार्वजनिक ऋण क्षेत्र, सार्वजनिक ऋण क्षेत्र, लोगों को जो है फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए क्या करते थे, पैसा देते थे, उधार देते थे। सार्वजनिक ऋण क्षेत्र आपका हो गया। दूसरा जो था वो था रेल निर्माण। दूसरा कौन सा था आपका, रेल निर्माण क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक ऋण क्षेत्र के अंतर्गत फिर देखेंगे पूंजी निवेश जो सबसे ज़्यादा करते हैं, उसमें जो है जैसे जूट की मिल हो गई, जूट मिल, जूट जानते हैं ना आप लोग, जूट की मिल हो गया। कोयला की खान अगर लगानी है, क्योंकि भारत में ढेर सारी मात्रा में कोयला पाया जाता था, कोयला खाने में, है ना, कि कोयला का उत्पादन करने के लिए जो जूट मिले, कोयला की खान में, इसके साथ साथ देखेंगे कपास,
कपास की फैक्ट्री हो गई, फिर कॉफ़ी, है ना, इन सब में जो है ये अपना पैसा निवेश करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि रेल निर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो रेल निर्माण का क्षेत्र था ये मतलब इस पर जो है प्रॉफिट यानी लाभ की गारंटी ली जाती थी कि इसमें अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो आपको मतलब ये तय है, फिक्स है कि आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कहने का मतलब था कि अगर रेल निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटेन का कोई भी पूंजीपति जितना पूंजी या लागत लगाएगा उसके अलावा उसको 5%, कितना 5% उसको बेनिफिट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर उसने 100 रुपये दिया है तो 5 रुपये 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज के रूप में देना ही देना, ये गारंटी होती थी किसकी? ब्रिटिश कंपनी की। किस क्षेत्र में? रेल निर्माण क्षेत्र में। तो एक प्रकार से सिक्योर था, सुरक्षित था। इस वजह से इस क्षेत्र में पूंजी निवेश बहुत बड़े स्तर पे हुआ था। अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि जो रेल निर्माण क्षेत्र था, ये रेल निर्माण जो हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? भारत में रेलवे का जो विस्तार किया गया था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, पहला उद्देश्य वो ये था कि देश के अंदर जो कच्चा माल होते थे, देश के अंदर का जो कच्चा माल होता था उनको बंदरगाहों तक पहुंचाना, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती थी? आसानी हो जाती। जैसे मान लीजिए कपास है ना, कपास लेके जाना है, जूट लेकर के जाना है, कॉफ़ी है ना, इन सबको अगर लेकर के जाना है तो इसके लिए रेलवे की व्यवस्था की गई कि अगर रेलगाड़ी रहेगी तो इसमें कम समय में और बड़ी मात्रा में जो है इस सामान को देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग क्षेत्रों से इसको जो है कहाँ पर? बंदरगाहों तक पहुँचाया जा सकता है। तो पहला ये रेल निर्माण का पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा जो उद्देश्य था, ये पहला जो उद्देश्य था ये व्यापारिक था, व्यापार के उद्देश्य से था, लाभ कमाने के लिए था। दूसरा जो था वो शासन के लिए था। जैसे अगर जो ब्रिटिश कंपनी, उसका जो शासन था भारत में, तो क्योंकि पूरे भारत में शासन उस समय था, लगभग देखा जाए अधिकार कर लिए थे। तो अगर मान लीजिए कर्नाटक में कोई विद्रोह हो गया और जो डिसीजन लेना है उस विद्रोह का क्या किया जाए, तो उसका डिसीजन दिल्ली से लिया जाना है, सेना दिल्ली से भेजी जानी है। तो अगर साधन नहीं है तो पता लगा जब तक सेना वहाँ पहुँची तब तक वहाँ पर पूरा जो काम तमाम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि अगर जो ब्रिटिश के शासन का जो एरिया, वहाँ पर अगर कोई विद्रोह होता है, क्या होता है? ब्रिटिश शासन का जो क्षेत्र है, अगर वहाँ पर कोई विद्रोह होता है, किसी प्रकार कोई क्या होता है? विद्रोह होता है, तो वहाँ पर सेना को पहुँचाने के लिए, सेना को भेजने के लिए क्या की गई थी? उसकी व्यवस्था की गई थी। तो ये रेल निर्माण के दो प्रमुख क्या थे? उद्देश्य थे, ठीक है। तो पूंजी निवेश सबसे ज़्यादा किस में हुआ था? सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में, उसके बाद फिर रेल निर्माण क्षेत्र में। रेलवे की बात कर लें तो रेलवे, देखो जो रेलवे स्टार्ट की जाती है, सबसे पहले जो रेल चलाई गई थी वो 1853 ईस्वी में। अक्सर सभी लोगों को पता ही होगा, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। मुंबई से ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में ये पहली रेल चलाई गई। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेलवे की जो शुरुआत हुई, अगर हम रेलवे की शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। गवर्नर जनरल था कौन? डलहौजी। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा विस्तार की बात आ जाए कि रेलवे का सबसे ज़्यादा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विस्तार जो है रेलवे का सर्वाधिक हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। रेलवे शुरू कब की गई थी? डलहौजी के शासनकाल में। विस्तार सबसे ज़्यादा कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 ईस्वी के आसपास आप देखेंगे। तो ये था आपका वित्तीय पूंजीवाद। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये तो था एक प्रकार से जो है आपका वित्तीय पूंजीवाद। अगर इसमें हम बात करते हैं भारतीयों की,
कि जो वित्तीय पूंजीवाद था इसमें जो है भारतीय जो लोग थे इन्होंने भी अपनी पूंजी लगाई थी कि नहीं लगाई थी, इनका कोई योगदान था कि नहीं था, तो इनके योगदान की बात कर ली जाए तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब वित्तीय पूंजीवाद लगाया गया तो आपने देखा कि जो है जूट की मिल लगाई गई है ना, चाय कॉफ़ी की मिलें लगाई स्टार्ट हो गई, सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत होती है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय उद्योग में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है। भारतीय उद्योग में सबसे पहला, भारतीय उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय उद्योग में जो सबसे पहला जो उद्योग था वो था सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। ये ऐसा उद्योग था जिसमें भारतीयों ने पूंजी लगाई। यानी इसमें जो है भारत के लोग थे उन्होंने इसमें पूंजी निवेश किया। अच्छा, अगर बात की जाए सबसे पहले सूती वस्त्र था, इसका सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, हालांकि ये सब जब हम लोग उद्योग धंधे पढ़ेंगे भारत में तो वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। अगर सूती वस्त्र के कारखाना या मिल की बात की जाए कि सबसे पहला सूती वस्त्र का जो है कारखाना मिल कहाँ लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1853 ईस्वी में, और बम्बई, वही आज का मुंबई में लगाया गया था। किसकी सहायता से लगाया गया था? तो कावसजी नाना भाई, ये इनका नाम था, ठीक है। तो ये क्या कब लगाया गया था? पहला जो सूती वस्त्र कारखाना था, जो मिल थी, कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में। कब? 1853 में, कावसजी नाना भाई के द्वारा। वहीं पर अगर हम बात करें कि भारत में पहली जूट मिल, ये तो सूती वस्त्र की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं जूट मिल की, कि भारत में जो पहली जूट मिल थी ये कब लगाई गई, जूट कारखाना, तो ये 1853 में ये लगाया गया था। इसके 2 साल बाद यानी 1855 ईस्वी में ये कहाँ पर लगाया गया था? बंगाल में। कहाँ पर लगाया गया था जी? बंगाल में। बंगाल के सिरसा, बंगाल का एक स्थान है उसका नाम है सिरसा, बंगाल के सिरसा में लगाई गई थी। फिर इसके साथ देखेंगे भारत में भी उद्योगों का विकास होने लगता है। हालांकि बहुत आगे हम चर्चा नहीं करेंगे औद्योगिक विकास की, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं उतना पढ़ने का। तो ये भारत में भी देखेंगे कि उद्योगों का विकास होने लगता है। इसके बाद फिर 1907 ईस्वी में आप देखेंगे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना हो जाती है, जिसका जो है बहुत बड़ा आगे चल के बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस प्रकार से भारत, आप देख रहे हैं कि भारत में जो है उद्योग धंधे की शुरुआत हो जाती है, औद्योगिकरण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे जो है भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, शुरुआत होती है। तो उसके पहले जो है 1857, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो 1857 की क्रांति का होता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, है ना। इसलिए कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर एक बात हम सीख सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप लोग जानते हैं। ये ब्रिटिश सेनापति था, जिसके उसमें जो है बक्सर का युद्ध जीता गया था। तो प्लासी का युद्ध। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव की जो है इसकी एक नीति ये थी कि इसका मतलब ये था कि उतने ही क्षेत्र पर जो है शासन किया जाए, उतने क्षेत्र पर अधिकार किया जाए जितने पर सही तरीके से शासन चलाया जा सके। वहीं पर अगर इस बात को एजुकेशन से जोड़ा जाए तो कहने का मतलब है कि मतलब पढ़ो उतना जितना पचा सको, पढ़ो उतना जितना मतलब आप समझ सको। कहने का मतलब एक कहावत भी है कि खाओ उतना जितना हजम कर सको। तो यहाँ पर उसी को रिलेट करिए आप पढ़ाई से, है ना। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पता लगा आज मूड बनाया उठा लिए जो है कि हाँ आज पूरा जो है हम हिस्ट्री का एंशियंट पार्ट खत्म कर देंगे, मिडिवल खत्म कर देंगे या मॉडर्न खत्म कर देंगे। तो वहाँ पर आप बस दौड़ते हुए चले जाएंगे ट्रैक पे, है ना। चीज़ों को जो है आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। इसलिए जो है पढ़िए उतना जितना आप अच्छे तरीके से समझ सकें।
तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई समस्या आपको है ना, कोई समस्या है इस वीडियो में या जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इसमें कोई समस्या आपको आ रही है कि सर ऐसा नहीं ऐसा किया जाए तो और अच्छा बेहतर होगा, तो वो जो है अपना सुझाव या जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप दे सकते हैं। ओके, तो अगली क्लास में फिर आपको मिलेंगे। ओके, थैंक्स।